आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के वीडियो में हमारे साथ हैं एक मेहमान जो श्री राजू भैया हैं और आज के इस वीडियो में हम राजू भैया से बातचीत करेंगे। चर्चा सामान्य रहेगी। तो जिस तरह एमएसएमई का देश के विकास में एक बड़ा महत्व है, उसी एमएसएमई के एक भाग माइक्रो इंटरप्राइजेस में राजू भैया जो है एक प्रोविजन स्टोर के ओनर हैं, मालिक हैं और पिछले 20 वर्षों से ये वो किराना दुकान संचालित कर रहे हैं, प्रोविजन स्टोर। तो आज के इस वीडियो में हम राजू भैया से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका व्यवसाय उन्होंने किस तरह से शुरू किया और वर्तमान में क्या पोजीशन है और किस तरीके से व्यवसाय करते हैं। और इस वीडियो से हमें पूरी तरह से प्रक्रिया भी जानने को मिलेगा कि अगर कोई साथी जो है ऐसा व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है तो क्या कठिनाइयाँ आती हैं, बैंक से कितना सहयोग मिलता है और किस तरीके से काम है ये और कितनी मेहनत लगती है और किस तरीके से वो देश के आर्थिक विकास धारा में योगदान करते हैं। तो राजू भैया, सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथियों के साथ आपने बात करने के लिए समय दिया। वैसे तो आप बहुत बिजी रहते हैं क्योंकि पूरे जो आपका जो व्यवसाय है उसमें आप लगे रहते हैं, उसकी वृद्धि में और लोगों की सेवा करने में लगे रहते हैं। तो राजू भैया, सबसे पहले आपको नमस्कार, स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूँ राजू चाचा, प्रोविजन्स एंड जनरल स्टोर का संचालक। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। अच्छा, मैंने आपके शॉप का देखा, उसमें नाम भी राजू चाचा प्रोविजन स्टोर ऐसा लिखा हुआ है। जी। है ना? तो ये नाम से शुरू करते हैं। ये नाम कैसे रखा है राजू भैया आपने? यह नाम मेरा नाम ही राजू है और सभी लोग प्यार से चाचा कहते हैं। तो इसी आधार पर मैंने सोचा कि क्यों ना दुकान का नाम भी राजू चाचा ही रखा जाए। और ये नाम काफ़ी सहयोग भी रहा, मतलब मेरे दुकान के संचालन में काफ़ी अच्छा है, लोगों को अच्छा लगता है नाम लेकर। जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और नाम भी अच्छा लगता है, राजू चाचा। तो राजू भाई, हमें ये बताएं कि आपने ये व्यवसाय कब शुरू किया था और कितनी पूंजी से स्टार्ट किया था और क्यों शुरू किया था आपने, क्या थोड़ा अपने बारे में बताएं विस्तार से। सर, यह व्यवसाय तो वैसे मैंने अपने आर्थिक उन्नति के लिए ही किया था। मैं पहले प्राइवेट जॉब में था, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं इतना उसमें अपना ग्रो नहीं कर पाऊँगा जितना मुझे अपना खुद का व्यवसाय करके कर पाऊँ। इसलिए मैंने प्राइवेट कुछ जॉब थी वो छोड़ी और उसके बाद में शासकीय सर्विस में भी मैंने अपनी तरफ से ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा क्यों ना इस व्यवसाय को ही आगे बढ़ाकर और मैं अच्छे से जीवन यापन कर सकूं। इसके लिए मैंने 2002 में यह व्यवसाय चालू किया था, जिसके लिए मैंने मात्र 50,000 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा से प्रधानमंत्री स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत यह लोन लिया था। तो आपने वो प्रधानमंत्री स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 2002 में आपने शुरुआत किया था इस व्यवसाय को। और ये व्यवसाय ही क्यों चुना आपने और दूसरा व्यवसाय, मतलब किसके पीछे चुनने का एक क्या कारण हो सकता है? मुझे लगा कि यह व्यवसाय काफ़ी अच्छा है, लोगों से मिलकर, लोगों से जुड़कर जो छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको एक्चुअली मेरा शुरू से रहा है कि मेरा सेवा भाव भी मेरा मतलब रहा है कि मैं लोगों से मिलता रहूं, लोगों से मिलना अच्छा लगता है और उनको ऐसी छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराऊं और उससे मेरी अर्निंग भी हो और उनसे मिलना भी हो। तो इस हिसाब से मैंने सोचा क्यों ना किराना दुकान ही स्टार्ट की जाए। और चूँकि मुझे एक दुकान आवंटित हुई थी भोपाल विकास प्राधिकरण से, तो मैंने उस दुकान में ही यह व्यवसाय स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया। तो राजू भैया बता रहे हैं कि जब उन्होंने ये देखा कि ये व्यवसाय में उनकी जो कुछ जीवन का मकसद है वो पूरा हो सकता है और इसकी शुरुआत की 2002 में उन्होंने किसी बैंक से उन्होंने 50,000 का प्रधानमंत्री स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता भी ली थी। तो राजू भैया, हम जानना चाहेंगे कि इसमें प्राथमिक चुनौतियां क्या क्या होती हैं ऐसे व्यवसाय में शुरू में स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि प्राय ये जो प्रोविज़न स्टोर है इनकी तो संख्या काफ़ी रहती हैं, हर जगह इनके जो है शॉप लगे रहते हैं और ये स्टोर लगे रहते हैं। तो इसको कैसे फिर मार्केटिंग कर पाते हैं, इसको कैसे बढ़ा पाते हैं? सर, चुनौतियाँ तो बहुत सारी है, लेकिन जो हमने देखा कि जो ज़रूरत की चीज़ें अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने कॉलोनी में मिल जाए और आसानी से मिल जाए तो लोग तुरंत जुड़ते हैं और तुरंत लेने के लिए हमारे पास आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वही चीज़ें जो रखें अपने दुकान में, जो ज़्यादा ज़रूरत हो लोगों को, उसको हमने विचार किया क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो उसी आधार पे क्या चुनौतियाँ तो बहुत है, काफ़ी सारी चीज़ें पहले हमने इकट्ठी भर ली थी दुकान पे, काफ़ी सारी चीज़ें जो एक्सपायरी भी हुई
फिर कुछ सामान नहीं मिल रहा था मार्केट में, वित्तीय थोड़ी सी दिक्कत भी आई। शुरुआत में लोग भी परेशान करते थे कि यहाँ पर कैसे दुकान खोल ली और क्या है, काफ़ी सारी दिक्कतें आई। लेकिन उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए हमने आगे बढ़ते गए और आज अच्छा व्यवसाय चल रहा है। अच्छा, तो ग्राहक जो है वो शुरू में मार्केटिंग करनी पड़ती है। 3 मुख्य जो चीज़ें इसके लिए ज़रूरत हैं, पहले तो आपका खुद का तैयार होना मन से कि मैं ये व्यवसाय करूँगा, दूसरा जगह और तीसरा पूंजी। तो ये 3 चीज़ें अगर प्राथमिक रूप से हो जाएं तो ये व्यवसाय कोई भी स्टार्ट कर सकता है ना? जी बिल्कुल, ये 3 मुख्य चीज़ें हैं और ये 3 मुख्य चीज़ें जहाँ यदि आप व्यक्ति को मिल जाए तो आराम से व्यवसाय को स्टार्ट किया जा सकता है। और आज की तारीख में, आप तो 2002 में स्टार्ट किए थे, लेकिन आज की तारीख में अगर ये जो है एक ब्लॉक स्तर या तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर या तहसील स्तर भी में ले लें, तो वहाँ पर ये व्यवसाय चालू करने के लिए क्या 50,000 में कोई जो है ये व्यवसाय शुरू कर सकता है? जी बिल्कुल संभव है। यह व्यवसाय ऐसा है कि इसमें हम 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमें क्रेडिट देने लग जाते हैं। हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक से यदि हमने बराबर किस्त चुकाई हमें लिमिट मिल जाती है। हम उस व्यवसाय को एक छोटे स्तर पे स्टार्ट करके और काफ़ी बड़ा विस्तार भी कर सकते हैं, काफ़ी सारा, और ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी अच्छा से कर सकते हैं इस पर। अच्छा, तो ये जो राजू भैया बता रहे थे कि पहले आपका मन से तैयार होना ये कि आप ये व्यवसाय करेंगे, दूसरा पूंजी और तीसरा स्थान। उसके बाद जो चौथी बात अभी राजू भैया बता रहे हैं वो है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलना है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर आपसे संपर्क करते हैं जो सामान के लिए, ताकि आपको एक मार्जिन प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि आप मेहनत करते हैं तो एक जो मार्जिन प्रॉफिट का स्प्रेड रेट होता है वो आपकी कमाई होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं एक सामान्य अगर कोई व्यवसाय स्टार्ट करता है तो? सामान्य व्यवसाय स्टार्ट करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर, यदि हमने 1-2 महीना तक यदि दुकान चला ली है, ठीक से चला पाए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर स्वतः ही संपर्क करते हैं। इन्होंने देखा कि हाँ ये दुकान चल रही है, यहाँ पे इस दुकान की नीड में क्या है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर स्वतः ही संपर्क करके हमसे और अपना फिर नए प्रोडक्ट को लाके हमारे पास लॉन्च करते हैं। हमें कहते हैं कि ये रखिए, अच्छा बिकेगा, अच्छा मार्जिन है और ग्राहकों को भी पसंद आएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जो विश्वसनीय प्रोडक्ट है वही अपने दुकान पर रखें और वही रखते हैं। यही एक प्लस पॉइंट होना चाहिए कि हम गुणवत्ता वाला उत्पाद ही अपने दुकान पर रखें, जिससे हमारे ग्राहक संतुष्ट हों और उनकी संतुष्टि के आधार पर हमारा व्यवसाय बहुत आगे बढ़ता है। यदि हमने ख़राब चीज़ें रख ली, अपना ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा मुनाफे के लिए यदि घटिया स्तर के माल को रख लिया तो व्यवसाय में नुकसान ही होता है। ओके, तो जब डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह आते हैं तो वो प्रोडक्ट दे के जाते हैं, तो आपका जब व्यवहार 1-2 महीने का अच्छा हो जाता है तो क्रेडिट में भी प्रोडक्ट जो है दे देते हैं। जी। और उसमें ये है कि क्या वो अपने प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, उसकी जानकारी वगैरह भी देते हैं? प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग तो ऐसी कुछ विशेष होती नहीं है। कहते हैं कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है और इसकी ये गुणवत्ता है, ये मार्केट में ऐसा चल रहा है और इसके इतनी डिमांड है। ट्रेनिंग अलग से कुछ नहीं होती। अच्छा, तो राजू भैया जैसे मान लीजिए कोई 50,000 या 1 लाख रुपए से व्यवसाय स्टार्ट किया, जैसे कि आपने 50,000 से स्टार्ट किया, तो इसका एक समय आता होगा जहाँ से आप प्रॉफिट कमाने लग जाते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, या सेल का कोई लेवल होता होगा जहाँ से आपको लगता है कि हाँ अब मैं थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने लग गया हूँ, अपना मूलधन आ गया। वो कितना समय लग सकेगा ऐसे, अगर मान के चलें कि ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है तब? हाँ, ठीक ठाक बिजनेस कर, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ही चुनौतियाँ अब आने लगी है। पहले की बनस्पत अब चुनौतियाँ ज़्यादा है। जैसे मार्केट में डी मार्ट है, ऑन डोर है या बेस्ट प्राइस है, ये आने से थोड़ी सी दिक्कतें और चुनौतियाँ आ रही है। तो नहीं राजू भैया, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो पूंजी लगाए हैं वो जो है कितने समय में आ सकता है, ऐसा मेरा पूछना था। ये ऐसा है कि जो हमने चालू की है दुकान, उसके बाद में इसका अर्निंग तो लगभग 1 महीने में होने लग जाती है कि आपको समझ में आ जाता है कि हाँ हमारे ग्राहक से संपर्क अच्छा हो गया, हमारे पास ग्राहक आने लगे हैं और सेल हमारी अच्छी हो गई, तो 1 महीने में हमें लगने लगता है कि हाँ हमारा व्यवसाय ठीक है और धीरे धीरे करके ग्रोथ ही मिलता है इससे। अच्छा, तो राजू भैया बता रहे हैं कि इसमें तो जो पूंजी आपने लगाया, क्योंकि ये सेल के ऊपर डिपेंड है,
पता चला आपको इसी महीने इतना सेल हो गया कि आपका जो सेल का जो टर्नओवर है बहुत ज़्यादा हो गया, तो प्रॉफिट मार्जिन भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिला के जितने अधिक ग्राहक आएंगे, जितना ज़्यादा सेल होगा, उतना आपका इनकम होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं और रिटेल वैल्यू में जो ये सेल करते हैं, तो उनके बीच में जो ये होलसेल में जो इनको डिस्काउंट मिलता है वही उनका प्रॉफिट होता है। और एक चीज़ पूछना था, जो सामान जो एक्सपायरी हो जाता है उसके लिए क्या सिस्टम है, मतलब क्या करते हैं आप? सर वो तो वाकई में एक चुनौती भी है कि कुछ कंपनियां सामान एक्सपायरी उठाती तो है लेकिन बहुत इंतज़ार कराती है, काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है, कई बार हमें फेंकना भी पड़ता है। तो हम तो सोचते हैं जैसे हमारा 10% मार्जिन हम मान लेते हैं कि हमारा 9% मार्जिन और एक्सपायरी उठ जाए तो ठीक है, ना उठ पाए तो ठीक है, तो वो नुकसान होता है एक्सपायरी का। लेकिन हम प्रयास ये करते हैं कि एक्सपायरी चीज़ को अलग कर देते हैं अपने प्रोडक्ट से। ओके जी, ताकि ग्राहकों पे उसका कोई गलत प्रभाव ना पड़े। और ग्राहक को हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि ताज़ा तरीन, स्वच्छ और अच्छा माल और बिना एक्सपायरी माल ही हम ग्राहकों को उपलब्ध कराएं, यह हमारा हमेशा से प्रयास रहता है। अच्छा, अभी वर्तमान समय में इस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रतिस्पर्धा आ गया है और बड़े मार्केट भी आए हैं, जैसे भैया ने बताया डीमार्ट्स हैं, ऑनडोर हैं, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी सारी चीज़ें मिली हैं। इसके बावजूद भी जो आपका फिज़िकल शॉप है वो उसकी महत्ता कम नहीं हुई है। फिज़िकल जो आपके आसपास के लोग रहते हैं, जो वॉक इन कस्टमर होते हैं, जो आते हैं और ख़रीद के ले जाते हैं, ये एक्वायर करना और इनके लिए इनमें बढ़ोतरी करना, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? एक दुकानदार के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे कि आपके आसपास के लोग आपके दुकान पे ही आएँ, इतने सारी सुविधाएं होने के बाद? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दुकानदार के लिए कि उसका व्यवहार कुशल होना चाहिए, लोगों से मिलनसार होना चाहिए, लोगों के दिल की बात को समझना चाहिए कि वो क्या चाह रहा है और कैसे चाह रहा है। आप हमेशा सॉफ्ट रहेंगे, आपके पास ग्राहक आएंगे, आप उनसे अच्छे से बात कीजिएगा, ग्राहक फिर आएंगे आपके पास में। कुछ सामान ना लेने आए, कुछ मिलने भी आते हैं, तब भी खुश होइए। ये तो आप हमारा सौभाग्य होता है कि कई लोग ना सामान लेने आए फिर भी मिलने आते हैं, इसी बहाने लेकर भी जाते हैं सामान, और इससे ग्राहकों में बढ़ोतरी होती है। सबसे ज़्यादा यही कि व्यवहार कुशल होना चाहिए। तो जैसे राजू भैया ने बताया व्यवहार कुशलता, मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगा कि व्यवहार कुशलता के साथ साथ लेन देन में भी थोड़ा पारदर्शिता हो, मतलब सही हिसाब किताब जो रहते हैं ना, कि आप कुछ गुणा भाग करते हैं ना, जोड़ते हैं जितने प्रोडक्ट का, या सही रेट लगाना। क्योंकि जब दुकानदार के पास जाता है ग्राहक तो बहुत विश्वास के साथ जाता है, तो एक बार देखता है कि किस तरह से रेट लगा रहे हैं और क्या जोड़ रहे हैं। अगर आपका वो पारदर्शिता हो जाए, बढ़िया तरीके से व्यवहार हो जाए और समय पर जो है आपको सामान मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ग्राहक को एक्विजिशन में काम आती है। तो राजू भैया एक बात ही पूछना था कि मान लीजिए हम इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर से आता है तो कितना मार्जिन बच जाता है अपने बिजनेस के लिए या अपने प्रॉफिट के लिए? लगभग 8 से 9-10% तक, 8 से 10% तक। अच्छा। कुछ प्रोडक्ट में रहते हैं 8% मार्जिन और कुछ में 10% ऐसे मार्जिन का। मान लीजिए हम 1 लाख का सामान अगर सेल किए तो हमको 10,000 रुपये मिलेगा, प्रॉफिट होगा। जी जरूर। और वो 1 लाख का सामान चाहे एक दिन में बिक जाए तो 10,000 एक दिन की कमाई हो जाएगी, और अगर 1 महीने में बिक जाए तो 1 महीने में 10,000 का प्रॉफिट होगा जी। फिर वो जो 10,000 का मार्जिन आप कह रहे हैं उसमें एक्सपेंसेस घटा के है कि फिर खर्चा भी तो होगा उस सामान को रख रखाव के लिए? उस रख रखाव में काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, बिजली का बिल है, दुकान का लीज जमा करना है, और भी मेंटेनेंस का रहता है, एक लड़का रखे हैं लड़के का है, तो काफ़ी सारा है। ये लगभग एक काफ़ी बड़ा अमाउंट उसमें चला जाता है मेंटेनेंस में। तो 5% लगभग खर्चा हो जाता होगा, फिर 5% बचता होगा। हाँ, खर्चा काट के 10% बता रहे हैं? नहीं, खर्चा काट के तो 5%, 6% मान लेते हैं, 6% मान लेते हैं। पर टर्नओवर जो होता है उसके आधार पर जो 5-6% अमाउंट भी है वो भी पर्याप्त है एक दुकानदार के लिए। अच्छा जी। तो राजू भैया बता रहे हैं कि ये जो ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं वो काटने के बाद 5% का लगभग मार्जिन मिल पाता है। तो बैंकों से आपने सहयोग लिया है काफ़ी, एक मुद्रा लोन के बारे में आपने सुना है? मुद्रा लोन उसको काफ़ी इस तरह से किया गया है छोटे स्तर पर, लघु स्तर पर शुरू करने के लिए कि लोग व्यवसाय करें, क्योंकि
सभी लोगों को तो नौकरी नहीं मिल सकती राजू भैया, है ना। जी जी। तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने हुनर और अपने मेहनत से उद्योग धंधा और सेवा क्षेत्र में, जैसे हम किराना दुकान की बात कर रहे हैं या और भी सर्विस रिलेटेड जो हैं, पान शॉप हैं, और जो भी लोगों की ज़रूरत के दैनिक जीवन में ज़रूरत वाली बात है उसमें के लिए व्यवसाय करके लोग जीविकोपार्जन कर सकते हैं और एक अच्छा आय भी जो है अर्जन कर सकते हैं और समाज में सम्मान भी पा सकते हैं। तो उसके लिए मुद्रा लोन की भी ज़ोरों शोरों से शुरुआत की गई। बैंकों ने बहुत मदद किया है। तो इसमें आप कहीं से लिए थे मुद्रा लोन? जी, 2016 में मुद्रा लोन लिया था। चलिए, वो दुकान जिनकी पूर्व में दुकान है, उस दुकान को बूस्ट करने के लिए शासन की तरफ से मुद्रा लोन का एक ऑप्शन आया था, जिसके माध्यम से हमें 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता फिर से पुनः प्राप्त हुई। उस 50,000 राशि से हमने अपनी दुकान का विस्तार किया और उसका परिणाम ये हुआ कि लगभग दुगनी हो गई हमारी सेल, क्योंकि नए नए प्रोडक्ट हमने दुकान में इकट्ठा किए, सामग्रियाँ उत्पाद आए, उनको हमने बढ़ाया, उससे हमारे सामग्री के हिसाब से हमारी सेल लगभग दुगनी हो गई और वाकई में बूस्ट हुई हमारी दुकान। तो वो मुद्रा लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नरेला संकरी शाखा से लिया था हमने। बहुत बढ़िया। तो राजू भाई, ये जैसे बैंकों की सुविधाएं हैं वो आपको जो ग्राहकों तक पहुंचती हैं, तो बैंकें तो बहुत आसानी से वित्तीय सुविधाएं जो हैं जो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा देती हैं, क्योंकि बैंक का वो एक काम भी है। तो इसमें सरकार की योजनाएं, सरकार का भी एक बड़ा हाथ है। सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कैंप लगाए जाते हैं। डिजिटल बैंकिंग के लिए काफ़ी प्रोत्साहन अभी हुआ पिछले समय, जब कोविड आया तो डिजिटल बैंकिंग। तो वो डिजिटल कैसे आप पेमेंट स्वीकार करते हैं? कौन कौन से मोड रखे हैं आप डिजिटल बैंकिंग के? वर्तमान में डिजिटल मोड में ही लगभग सारा पेमेंट आ रहा है, जिसमें एक माध्यम है अपना फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे और अन्य ऐसे काफ़ी सारे, अमेजन पे और काफ़ी सारे आ गए हैं। हाँ, आपके सारे जो ऑनलाइन पेमेंट ऑपरेटर्स हैं सब ने आपको जो है जी संपर्क किया है। सभी ने संपर्क किया, सभी ने अपना अपना QR कोड लगाए, हमें इंस्टॉल कराया अपना ऐप, और उसके माध्यम से सभी लोग हमें पेमेंट कर सकते हैं और हम स्वीकार करते हैं। और काफ़ी पारदर्शिता रहती है इसमें, तुरंत आ जाता है। कभी कभी इक्का दुक्का कभी आ जाती परेशानियाँ, जैसे सर्वर डाउन हुआ है, कभी कुछ हुआ है, तो ऐसे समय में थोड़ा सा हमें भी सहयोग करना होता है ग्राहक के लिए, और ग्राहक उसका प्रतिफल भी देता है। सामान के पैसे तुरंत ना हो पाए तो बाद में वो उपलब्ध करा कर जाते हैं, पर दे कर जाते हैं। जी। तो ये जो डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे QR कोड में बहुत ज़्यादा लेन देन हो गया, तो बैंक भी संपर्क करते होंगे आपको आर्थिक सहायता के लिए। अगर उनके ट्रांजैक्शन होंगे तो ये भी एक सुविधा होती है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंकों में वो क्रेडिट होता है, तो वो जो बैंकर हैं वो भी आपसे संपर्क करते होंगे कि लोन के लिए, ज़रूरत के लिए आपको चाहिए तो बात करते होंगे। जी, दिन में लगभग 2-3 फ़ोन तो आ ही जाते हैं पर डे अन्य बैंकों से कि आपको इतना बैंक लोन ऑफ़र कर रही है और ये सुविधाएं दे रही हैं, आप इसको एक्सेप्ट करिए, लीजिए आप। मैंने कहा नहीं, ज़रूरत थी, ले लिया और काफ़ी अच्छा है। अनावश्यक रूप से लोन लेकर अपने ऊपर कर्ज लेकर ज़रूरी नहीं है कि कर्ज को बढ़ाया जाए। सही बात है। हाँ, एक जो आपके पास जो कर्ज लिए उनको आप चुका दिए, उसके बाद आप उसको बढ़ाने के लिए आप सही तरीके से प्लान वे से अगर बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा। जी। दूसरा राजू भाई, आपका दुकान का जो एरिया कितना होगा? एरिया, दुकान का एरिया BDS आवंटित दुकान पे 6x6 की दुकान है मेरे। अच्छा जी। और ये सरकारी लीज पर है? सरकारी लीज पर है, भोपाल विकास प्राधिकरण से है। बहुत बढ़िया जी। और उस व्यवसाय में कैसे उत्तरोत्तर वृद्धि हो उसके लिए काम करते रहे होंगे, तभी आज इस सफलता के मुकाम पर आए हैं। आज आप के दुकान में जाएंगे तो हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती है, ग्राहक आते रहते हैं, या आपने एक अच्छा कस्टमर एक्विजिशन किया है। जी। अभी आपका मोबाइल आया है, इसमें पेमेंट आ रहा है। हम लोग ये चर्चा करते जा रहे हैं और दुकान छोड़ के आए तो वहाँ से इनका मोबाइल में मैसेज आते जा रहे हैं, तो इससे सेल्स का भी जितनी बार वो जो रिंग आ रहा होगा आप सुन पा रहे होंगे या थोड़ा बहुत आ रहा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप काफ़ी ख़राब समय भी देखे, अच्छा समय भी देखे। तो इसमें मैं पूछना चाहूँगा, जो कोविड का समय आया उसमें एक आपका इमरजेंसी सर्विस जैसा डिक्लेयर हो गया, जी।
उसके बारे में थोड़ा आपका अनुभव बताइए, आपने कैसे काम किया, क्योंकि उसमें देखा रात दिन आप काम करते थे लोगों तक पहुंचाने के लिए। शासन ने मुझे जोन 6 नगर निगम भोपाल जोन 6 में मुझे अधिकृत किया था कि मैं होम डिलीवरी सेवा दूं, घर पहुंच सुविधा दूं। उसके लिए मुझे शासन द्वारा पास दिया गया था और मुझे काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि कोविड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और पीक पर था, काफ़ी लोग बीमार हो रहे थे। फिर भी मुझे अपनी सेवाएं देनी थी, मुझे लोगों तक ज़रूरत का सामान पहुंचाना था। ये मेरे लिए बड़ा कठिन दौर था, लेकिन मेरा सौभाग्य और आप लोगों का आशीर्वाद, मैंने पूरा अपना समय दिया, काफ़ी सारा बहुत मेहनत की। सुबह 6 बजे शॉप खोल लेता था मैं, एक बहुत कम समय था, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। जो सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक जो ग्राहक आते थे वो मात्र 2 घंटे में इकट्ठा हो जाते थे। कई सारी भीड़ आ जाती थी एक साथ, पुलिस का भी सामना करना पड़ता था, ग्राहकों को भी समझाना होता था, लेकिन अंततः मैंने सभी को संतुष्ट किया, सभी को सामान दिया और जो ज़रूरत का सामान था वो मैंने दिया और अपने आप को बचाए रखा। और सामने ग्राहकों को भी अपने तरफ से ये कोशिश की कि मेरे तरफ से कभी भी कोई असुविधा ना हो। इसके लिए मैंने अपने कोविड से बचने के लिए खुद के और सामने वाले के लिए सैनिटाइज़र का प्रयोग किया, मास्क लगाए, 1-2 लेयर वाले मास्क लगाए और काफ़ी कठिन दौर से गुजरा, लेकिन ईश्वर ने वो कठिन दौर से निकाला और उसमें ये हुआ कि काफ़ी लोगों ने सराहा मेरे इस कार्य को और उसका प्रतिफल ये है कि मुझसे लोग काफ़ी जुड़े और मतलब कि आपने कठिन समय में हमारा साथ दिया है। तो ग्राहक जो है जो आपके ग्राहक साथ हमारे जुड़े हुए हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन ने ये एक किताब में भी इनका सक्सेस स्टोरी छापा था राजू भैया का, जब इन्होंने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत वित्त पोषण का लाभ लिया था और ये किराना दुकान जो इस्टेब्लिश किया था, तो उसमें इनके सक्सेस स्टोरी को छापा गया था। ये मैं थोड़ा साइड में लगा दूंगा, ये किताब पुरानी है तो यहाँ पर बच्चों ने इसमें पेंटिंग करी है जी, बट आप ये हिस्सा में जो क्रॉप करके लगा दूंगा। तो ये भी बहुत जो है आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और आपको जो है गर्व महसूस कराता है जब सरकार जो है आपके इस तरह के सक्सेस स्टोरी को अपने किसी किताब में छापता है या वार्षिक योजना में छापता है। तो राजू भैया, मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या ये जो व्यवसाय है किसी भी स्तर पर शुरू करके एक आत्मसम्मान के साथ जीवन को जिया जा सकता है? क्या अपने लिए घर खरीदा जा सकता है क्या इस व्यवसाय में, या अपने परिवार का भरपूर पालन पोषण किया जा सकता है, या परिवार की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है क्या इस व्यवसाय से? सबसे पहले मैं बताऊं साथियों, इस व्यवसाय में समर्पण भाव की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना समय देंगे उतना व्यवसाय आपका ग्रो करेगा और इस जितने समय के हिसाब से जो आपको अर्निंग होगी उससे आप अपने परिवार की ज़रूरत का हर चीज़ की पूर्ति कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूलों में दाखिला करा सकते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और देने के लिए अच्छी जगह में अच्छी सोसाइटी में रह सकते हैं, मकान भी खरीद सकते हैं। सौभाग्य से अभी ही एक फ्लैट हमने भी ख़रीदा है, तो ये इसी दुकान के माध्यम से ही खरीद पाए हैं हम, जो इससे हमें अर्निंग प्राप्त हुई है और उसी से ही हम इतना यहाँ तक आगे पहुँच पाए हैं अभी तक। बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने बिल्कुल हमें न्योता भी दिया आने के लिए, हम ज़रूर आएंगे आपके घर, चाय पीने आएंगे। तो ये राजू भैया बता रहे हैं कि इसमें समर्पण भाव से लगातार मेहनत करके और जो उस व्यवसाय के लिए ज़रूरत वाली जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए अच्छी ग्राहक सेवा के साथ इस व्यवसाय में एक अच्छा जीविकोपार्जन किया जा सकता है, परिवार का आत्मसम्मान के साथ भरण पोषण और अपने जीवन के लिए बेहतरी के लिए कार्य किया जा सकता है। और इस व्यवसाय में वित्त पोषण के लिए भी ज़्यादा जो है कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती। एक KYC का ड्यू डिलीजेंस पूरा करना होता है, KYC डॉक्यूमेंट्स और एक लागत वाली जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और जगह और आपका जो थोड़ा बहुत अनुभव है उसके आधार पर बैंकें जो हैं इसमें व्यवसाय में वित्त पोषण कर देती हैं। तो ये थे राजू भैया जिन्होंने अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी दी। और जगह के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस जगह से हैं, उस जगह के आधार पर आप उस व्यवसाय में पूंजी, समर्पण, अपना मन तैयार करते हुए
आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और अपना MSME के जो भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का लाभ भी ले सकते हैं, साथ ही साथ देश के विकास धारा में योगदान भी कर सकते हैं और अपना परिवार भी अच्छा चला सकते हैं। तो आप हमारे साथियों के साथ चर्चा की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी साथियों की ओर से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप ऐसे और उन्नति करें, प्रगति करें। मैं जब भी देखता हूं आपका व्यवहार कुशलता बहुत अच्छा है और आप लोगों से अच्छे से बात करते हैं, उनके बात सुनते हैं, इतना व्यस्तता रहते हैं उसके बाद भी, क्योंकि ये व्यवसाय जो है जितनी देर आपका दुकान खुला रहेगा लोग आते रहेंगे जी। तो आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।